मैं आप लोगों को घर्षण विधि द्वारा आवेशन पढ़ा करके अगले टॉपिक के लिए छोड़ा था। तो अगला टॉपिक हमारा यहाँ पे बनता है कि प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में हमेशा ध्यान देना कि जैसे मान लो कोई चीज देखते हो, बच्चे बड़ों के पास बैठ करके बहुत सारी अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं, यानी कि वो बड़ों से प्रेरित होते रहते हैं। ठीक ऐसे ही प्रेरण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया है जिसमें एक अनावेशित पदार्थ जब किसी आवेशित पदार्थ के समीप रखा जाता है तो बिना स्पर्श किए उस अनावेशित पदार्थ पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ध्यान देना मैंने क्या कहा, जब कोई अनावेशित पदार्थ, कहा ना मैंने, जब कोई अनावेशित पदार्थ बिना स्पर्श किए किसी आवेशित पदार्थ के नजदीक रखा जाता है तो उस अनावेशित पदार्थ द्वारा क्या आवेश ग्रहण करने की क्रिया प्रेरण विधि द्वारा आवेशन की क्रिया कहलाती है। समझ में आया ना? ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि जब कोई अनावेशित पदार्थ किसी आवेशित पदार्थ के समीप बिना स्पर्श किए रखी जाती है तो उस अनावेशित पदार्थ द्वारा आवेशित यानी कि आवेश ग्रहण की जाती है, आवेश उस अनावेशित पदार्थ पर उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार वह पदार्थ भी क्या होता है, आवेशित हो जाता है और यह क्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन की क्रिया कहलाती है। समझ में? अब फिर ध्यान देना, मैंने क्या कहा, जब कोई अनावेशित अचालक पदार्थ किसी आवेशित पदार्थ के समीप लाया जाता है तो उस अनावेशित पदार्थ पर विपरीत आवेश
उत्पन्न हो जाती है। उत्पन्न हो जाती है। यह पदार्थ के समीप लाया जाता है तो उस अनावेशित पदार्थ पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाती है। यह क्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। इसकी एक विशेषता है, ध्यान देना, इस क्रिया में दोनों पदार्थ स्पर्श नहीं करते, स्पर्श नहीं करते। ध्यान देना, जब कोई अनावेशित अचालक पदार्थ किसी आवेशित पदार्थ के समीप लाया जाता है, तो उस अनावेशित पदार्थ पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह क्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। इस क्रिया में दोनों पदार्थ परस्पर स्पर्श नहीं करते बल्कि अलग अलग होते हैं। अब ध्यान देना, मैंने आपसे क्या कहा था, जब रगड़े जाते हैं तो दोनों स्पर्श करते हैं, तो एक से आवेश दूसरे पर चला जाता है, एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पर स्थानांतरित हो जाता है, लेकिन इसमें आवेश स्थानांतरित नहीं होता। इसलिए जो आवेशित वस्तु होगा, आवेशित पदार्थ होगा, उसके आवेश की मात्रा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। इसलिए आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता है। समझ में? अब ध्यान दीजिए, अनावेशित पदार्थ पर उत्पन्न आवेश को प्रेरित आवेश कहते हैं। प्रेरित आवेश कहते हैं। उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? प्रेरित आवेश कहते हैं। अब ध्यान देना, प्रेरित आवेश की मात्रा हमेशा या तो आवेशित वस्तु पर उत्पन्न आवेश की मात्रा के बराबर होती है या उससे कम होती है।
यह निर्भर करता है माध्यम के ऊपर, और वह माध्यम की प्रकृति किस प्रकार का होगा इस पर निर्भर करेगा कि प्रेरण द्वारा उत्पन्न अप्रेरित आवेशित वस्तु पर प्राप्त आवेश की मात्रा के बराबर या उससे कम होगा या नहीं होगा। इस पर हम आगे भी चर्चा आपसे करेंगे। माध्यमों का जब प्रभाव होगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि प्रेरित आवेश की मात्रा कुल आवेश की मात्रा से किस प्रकार से भिन्न होती है। अब ये हमारा इतनी चीजें इसमें आपके सामने है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे हम प्रेरित करेंगे। जैसे मान लो हमने सबसे पहले एक धातु का अचालक गोला हमने लिया, जिसे विद्युत रोधी स्टैंड पर इस स्टैंड पर हमने क्या कर दिया, रख दिया। यह है एक गोला A है, यह क्या है, अनावेशित अचालक गोला। सबसे पहली बार हमने लिया, इस पर कोई आवेश नहीं है, इसीलिए हमने लिखा क्या, अनावेशित। अब देखो हम क्या करेंगे, इस गोले के समीप हम जब एक आवेशित किसी धनावेशित चालक धनावेशित पदार्थ को लेकर आएंगे, या वही है अनावेशित गोला, इसके समीप हम क्या लिखेंगे, धनावेशित क्षण हमने लेकर आए। लेकिन हम यहां देखो स्पर्श नहीं करा रहे। जब हम इसके नजदीक लेकर आएंगे तो आपने पढ़ा कि किसी भी पदार्थ में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के आवेश होते हैं, इसीलिए पहले वह विद्युत उदासीन होता है। तो जब यह धनात्मक आवेश यहां पर आएगा तो आपने पढ़ा है कि विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित होते हैं और समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित होते हैं। तो ये धन है तो किसको आकर्षित करेगा, ऋणात्मक आवेश को आकर्षित करेगा। इसलिए जितने भी ऋणात्मक आवेश इसमें होंगे वह इस आवेशित वस्तु की ओर वाले गोला A के पृष्ठ की ओर आकर्षित हो जाता है, आ जाते। अब विपरीत प्रकृति का आवेश चूंकि दूर होगा, इसलिए इसके दूर वाले पृष्ठ पर कौन सा आवेश हो जाता है, धनावेश। ये घटना घटती है प्रेरण के कारण, वैध आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है। तो याद रखना, पहली चीज हमने क्या बोला, इसको समझाने के लिए हम एक अनावेशित अचालक गोला A हमने लिया, जिसको विद्युत रोधी स्टैंड पर हमने रख दिया। विद्युत रोधी स्टैंड का मतलब यह है कि इसमें जो आवेश है वो भू संपर्क के कारण उदासीन नहीं होगा, यानी कि भू संपर्क इसमें नहीं होगा और वो आवेश भू से संपर्कित होकर के अंदर के इलेक्ट्रॉनों से आकर के फिर वो उदासीन नहीं होगा, यानी कि इसका आवेश पृथ्वी के अंदर नहीं जाएगा।
अब ध्यान रखना, इसलिए विद्युत रोधी स्टैंड पर रख दिया। इसके बाद इस गोले के समीप हम एक धनावेशित छड़ जब लेकर आते हैं, स्पर्श नहीं कराते, स्पर्श नहीं कराया जाता, बल्कि हम इसके नजदीक लेकर आते हैं और इस गोले के नजदीक जब छड़ को यहां लेके आते हैं तो इसमें उपस्थित जो ऋणात्मक होगा इसके विपरीत आवेश वह इस आवेशित छड़ द्वारा आकर्षित हो जाता है और जो इसके जैसा आवेश होता है वो इससे दूर प्रतिकर्षित कर दिया जाता है। इसलिए अनावेशित गोले का नजदीक वाला सिरा विपरीत ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो जाता और धनात्मक आवेश इससे दूर वाले पृष्ठ की ओर क्या होता है, प्रतिकर्षित कर दिया जाता है। यह दूसरी घटना इसमें घटती है, इसको लाने पर। तीसरा स्टेज ये आता है तीसरा स्टेज ये आता है कि ये जैसा है हम वैसा ही इसको रखते हुए इसको हम भू संपर्कित कर देते हैं। क्या करते हैं, भू संपर्कन, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। जो ही हम पृथ्वी से जोड़ते हैं दूर वाले सिरे को, पृथ्वी से ऋणात्मक आवेश आकर के इस संपूर्ण धनावेश को उदासीन बना देता है। संपूर्ण धनावेश को क्या करता है, उदासीन करता है। यूं कह सकते हो कि यह समस्त धनावेश पृथ्वी में क्या होता है, भू संपर्क के कारण चला जाता है। लेकिन आकर्षण के कारण ऋणात्मक आवेश इस धनात्मक आवेश के आकर्षण के कारण यह ऋणात्मक आवेश इसके निकट वाले पृष्ठ पर क्या होता है, एकत्रित रह जाता है। समझ में आया? फिर ध्यान देना, इसे समझाने के लिए, प्रेरण द्वारा आवेशन को समझाने के लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहले एक अनावेशित आचालक गोला को विद्युत रोधी स्टैंड पर रख देते हैं। दूसरे स्टेप पे जब हम आते हैं तो यहां हम क्या करते हैं, एक धनावेशित छड़ को बिना स्पर्श किए जब इस अनावेशित गोले के नजदीक लेकर आते हैं तो इस अनावेशित गोले का इस धनावेशित वस्तु के निकट वाला पृष्ठ विपरीत प्रकृति के कारण आकर्षित होकर विपरीत आवेशों को इस पृष्ठ पर ला देता है, जबकि इसके बीच समान प्रकृति वाला धनात्मक आवेश इसके दूर वाले सतह पर क्या होता है, स्थापित हो जाता है। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, इस आवेशित छड़ को यथा स्थान रखते हुए जब इसे भू संपर्कित कर दिया जाता है तो यह धनावेश पृथ्वी में उपस्थित ऋणात्मक आवेशों द्वारा उदासीन कर दिया जाता है। यह पृष्ठ पर यानी ऋणात्मक आवेश या भू संपर्क के कारण उदासीन हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। किंतु वैद्युत आकर्षण, स्थिर वैद्युत बल के कारण, आकर्षण बल के कारण यह ऋणात्मक आवेश इस वस्तु के, आवेशित वस्तु के द्वारा संबद्ध रहता है, उस पृष्ठ पर एकत्रित रहता है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जब रिमूव कर देते हैं दोनों, जब धनात्मक आवेश को
जब हम भू संपर्कन को समाप्त कर देते और इसको हटा देते तो यह ऋणात्मक आवेश इस अचालक गोला A के पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है। ऐसे ही लिखना है, ध्यान देना। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है और ये चौथा स्टेप है। अब मैं बोल रहा हूं, ये तो मैंने लिखवा लिया, अब मैं बोल रहा हूं उसको सुन के लिखना। प्रेरण द्वारा आवेशन की क्रिया को समझाने के लिए हम निम्नलिखित चरणों में इसकी व्याख्या करते हैं। पहला जो स्टेप है, पहला, इसमें एक अनावेशित अचालक गोले को विद्युत रोधी स्टैंड पर रख दिया जाता है। दूसरा जो स्टेप है इसका, वो ये है कि जब इस अनावेशित अचालक गोले के समीप बिना स्पर्श किए जब किसी आवेशित क्षण, धनावेशित क्षण को लाया जाता है तो अनावेशित गोले का निकटवर्ती पृष्ठ स्थिर वैद्युत आकर्षण के कारण ऋणात्मक आवेशों को ग्रहण कर लेता है और विपरीत प्रकृति के, समान प्रकृति के आवेश दूर वाले पृष्ठ की ओर विस्थापित कर दिए जाते हैं। अब तीसरे स्टेप में आएंगे। आवेशित क्षण को यथास्थिति रखते हुए जब गोला A को भू संपर्कित कर दिया जाता है तो इस पृष्ठ पर उपस्थित धनावेश भू संपर्कन के कारण उदासीन कर दिए जाते हैं, किंतु वैद्युत आकर्षण के कारण ऋणात्मक आवेश इस गोले के पृष्ठ पर उपस्थित रह जाता है। यह तीसरे वाले में लिखा। अब चौथे वाले में लिखेंगे। चौथे वाले में लिखेंगे जब भू संपर्कन को समाप्त करते हुए, जब भू संपर्कन को समाप्त करते हुए आवेशित चालक क्षण को भी हटा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण ऋणावेश इस गोले के सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार प्रेरण द्वारा किसी अनावेशित पदार्थ का आवेशन किया जाता है। ठीक है, समझ में है? अब इसके बाद देखो इसमें हुआ क्या। इसमें हमेशा जब धनावेश लेंगे आवेशित क्षण तो अनावेशित चालक क्षण इस पर विपरीत आवेश आएगा और यदि आवेशित क्षण आप ऋणात्मक आवेश वाला लोगे तो अनावेशित गोला क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा।
इसलिए इसमें लास्ट में ये लिखेंगे, ये व्याख्या करते हुए इसके लास्ट में आप लिखोगे कि प्रेरण की क्रिया में आवेशित और अनावेशित पदार्थों पर, यानी कि अनावेशित पदार्थ परस्पर विपरीत आवेश को ग्रहण करता है। क्या कहोगे? प्रेरण की क्रिया में अनावेशित पदार्थ आवेशित पदार्थ के विपरीत आवेश को ग्रहण करता है। यह ध्यान रखना, प्रेरित आवेश की मात्रा सदैव आवेशित पदार्थ की मात्रा के, आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा के कम या उसके बराबर होती है। कम होती है या उसके बराबर होती है, और इस प्रकार प्रेरण द्वारा आवेशन की क्रिया यह संपन्न होती है। अब हम चलते हैं चालन द्वारा आवेशन। इसके नोट्स आप बनाइएगा। इसके मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आप लिख भी पाए। अब हम आते हैं चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में प्रेरण में हमने पढ़ा कि बिना स्पर्श किए, क्या किए? बिना स्पर्श किए। लेकिन चालन में हम पढ़ेंगे कि आवेशित पदार्थ अनावेशित पदार्थ को क्या करेगा? स्पर्श करेगा, और जब स्पर्श करेगा तो आवेशित पदार्थ से आवेश अनावेशित पदार्थ में क्या होता है? स्थानांतरित होने लगता है। यह क्रिया चालन कहलाती है, और अलग करने पर दोनों ही पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। ध्यान देना, एक है अनावेशित पदार्थ, यह है अनावेशित, और इसको हमने यहां पर स्पर्श करा दिया, यह है धनावेश। स्पर्श कराएंगे तो इसमें से आवेश इसमें जाना शुरू हो जाएगा। समझे? जब हम हटाएंगे दोनों को तो इस पर आवेश ये और इस पर आवेश ये बच जाएगा। इसलिए ध्यान देना कि चालन में आवेश चलता है, इसीलिए चालन कहते हैं। स्थानांतरित होता है, चलता रहता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाता है। इसलिए ध्यान देना, जब किसी अनावेशित पदार्थ से किसी आवेशित पदार्थ को स्पर्श कराया जाता है, लिखने की प्रक्रिया ध्यान देना, जब किसी अनावेशित अचालक पदार्थ से आवेशित वस्तु को
स्पर्श कराया जाता है तो आवेशित वस्तु से आवेश अनावेशित वस्तु में स्थानांतरित होने लगती है। यह क्रिया चालन कहलाता है। यह क्रिया क्या कहलाता है? चालन कहलाता है, वैद्युत चालन। जब दोनों वस्तुओं का संपर्क समाप्त किया जाता है तो अनावेशित वस्तु भी आवेश ग्रहण कर लेती है। यह चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। अब होता क्या है इसमें? चालन द्वारा आवेशन में यदि हम संपर्क में रखें तो यह चालन कब तक होता रहेगा? जब तक कि दोनों ही पदार्थों पर वैद्युत विभव समान नहीं हो जाता। यानी कि क्या लिखोगे? यह चालन की क्रिया तब तक होती रहेगी जब तक कि दोनों ही पदार्थों पर वैद्युत विभव समान नहीं हो जाता। ठीक है? अब ध्यान देना कि इसमें होता क्या है। अगला स्टार लगा के लिखेंगे। इसमें होता यह है कि चूंकि स्पर्श होता है, स्पर्श करते हैं, इसलिए एक वस्तु पर आवेश की मात्रा में कमी होने लगती है और अनावेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा में वृद्धि होने लगती है। यानी कि चालन की क्रिया में अनावेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा में वृद्धि होती है, जबकि आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा में कमी होती है। वैद्युत चालन का एक उदाहरण है स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। वैद्युत चालन का एक उदाहरण है स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। क्या है? स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। पत्र विद्युत दर्शी GLE, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। समझ में? तो ये उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विद्युत चालन का। तो ध्यान देना, अगले क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे इस स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी का। और आज बस यहीं तक। तो इसको नोट्स बनाइएगा और याद कीजिएगा। धन्यवाद।